अर्थात जो व्यय न हो। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अव्यय। आज हम लोग ये जानेंगे कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, अ प्लस व्यय, अर्थात जो व्यय न हो, जिसे बदला न जा सके। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये शब्द सदैव अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। इन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण देखेंगे। रोहन इधर आ रहा था, राधिका इधर आ रही थी, हम लोग इधर ही आ रहे थे। अब इसमें आप देखेंगे इधर इधर इधर, तीनों वाक्यों में इधर शब्द लिखा हुआ है ना। इन शब्दों में चाहे लिंग कोई भी हो, वचन कोई भी हो, काल कोई भी हो, इन शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं होता है, इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसे ही हम अव्यय शब्द कहते हैं। अब हम दूसरे वाक्यों को देखेंगे। दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, दादी माँ धीरे धीरे बोलती हैं, हम धीरे धीरे सुन रहे थे। अब इन वाक्यों में भी देखेंगे, तीनों में आप देखेंगे धीरे 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 धीरे, है ना। इन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। यह वाक्य में एक ही स्थान पर बने हुए हैं। इसमें कोई बदलाव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसे ही हम अव्यय कहते हैं। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। जिसमें विकार उत्पन्न न हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इस प्रकार इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन या काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसके भेद को। इसके कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 भेद होते हैं। अब हम एक एक करके सबको जानेंगे। सबसे पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण क्रिया प्लस विशेषण, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अवनी प्रतिदिन मंदिर जाती है, मोहन जल्दी जल्दी बोलता है ना। अब हम इन वाक्यों में देखें, अभी हम इन वाक्यों में क्या देखें कि इनमें जो है किसी न किसी रूप में क्रिया की विशेषता को बताया जा रहा है ना। इसमें सभी वाक्यों में आप देखेंगे कि किसी न किसी विशेषता का बोध हो रहा है ना। जैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? तो बाहर खेल रहे हैं। खेलना एक क्रिया है ना, जाना भी क्रिया है, बोलना भी क्रिया है ना। लेकिन देखिए इसमें विशेषता बताया जा रहा है। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? तो बाहर खेल रहे हैं। अवनी कब मंदिर जाती है? तो प्रतिदिन मंदिर जाती है। मोहन कैसे बोलता है? तो जल्दी जल्दी बोलता है ना। तो ये देखिए बाहर, प्रतिदिन और जल्दी जल्दी, ये जो शब्द हैं वो क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है ना। तो इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द क्रिया के स्थान, काल, रीति एवं परिमाण संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, संबंध प्लस बोधक, अर्थात संबंध को बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है। जैसे अभी हम उदाहरण देखेंगे। टोपी वाला पेड़ के नीचे सो रहा था, मेरे घर के बाहर नीम का पेड़ है, राधा सुधा से पहले घर पहुंची। अब यहाँ पे देखेंगे कि टोपी वाला पेड़ के नीचे सो रहा था। कहाँ सो रहा था? तो पेड़ के नीचे। संबंध को बता रहा है ना। मेरे घर के बाहर नीम का पेड़ है ना। राधा सुधा से पहले घर पहुंची, है ना। अब देखिए यहाँ पे के नीचे, के बाहर और से पहले, ये ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से बता रहे हैं,
है ना। देखिए जैसे टोपी वाला पेड़ के नीचे सो रहा था, मेरे घर के बाहर नीम का पेड़ है ना। ये सब संबंध बोधक अव्यय है। तो इसकी परिभाषा क्या है? जो सब संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं।